मेरा नाम गौरव जैन है। मैं नागदा जिला उज्जैन से हूँ। मेरे पिताजी का नाम श्री प्रकाश चंद्र जैन है, वे किराना व्यापारी है। मेरी माताजी का नाम श्रीमती गुणमाला जैन है, वे गृहिणी है। मैंने मालखान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी उज्जैन से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में स्नातक किया है। मेरी हॉबी है क्रिकेट खेलना और कविता लेखन। वर्तमान में मैं पटवारी पद पर। अभी आप कहाँ पदस्थ हैं? सर मैं इंदौर में ही राऊ तहसील में राजस्व विभाग में 2 गांव है मेरे पास, रेंद्राई और सवालियागिरी। उसको आपका पटवारी हल्का क्रमांक होगा? जी सर। कौन सा है? 1 नंबर है सर। 1 नंबर है जी। अच्छा ये बताइए, ये आपका जो पटवारी का जॉब है, जी सर, इसमें अभी वर्तमान में क्या चुनौतियाँ आ रही हैं आपके सामने? सर वर्तमान में सबसे बड़ी चुनौतियां हैं तकनीक के साथ में तालमेल बैठाना। चूँकि सर बहुत सारे पटवारी पुराने हैं और अभी सब कुछ डिजिटलाइज होते जा रहा है धीरे धीरे, तो उनको तालमेल डिजिटल मतलब लिटरेसी की जरूरत है। बिल्कुल सर। जी सर। तो विभागीय स्तर पर भी जरूरी है और जनता के स्तर पर भी जरूरी है? जी सर, दोनों स्तर पर जरूरी है। आप ये बताइए कि जो ये डिजिटलाइजेशन हो रहा है, जी सर, इससे विभागीय संस्कृति में क्या परिवर्तन आए? सर सबसे बड़ा परिवर्तन जो मैं देख पाता हूँ वो है सर ट्रांसपेरेंसी बढ़ी है। इससे लोगों को भी अपने अधिकारों के बारे में पता चला। बिंदुवार। जी सर, सबसे पहले तो सर ट्रांसपेरेंसी बढ़ी है, इससे थोड़ा सा रेड टेपिज्म भी कम हुआ है। और दूसरा है सर, अगर जनता के स्तर पर हम देखें तो जनता भी अपने काम खुद कर सकती है। जैसे कि पहले खसरे खतौनी के लिए छोटी छोटी चीज़ों के लिए दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते थे, और व्यक्ति घर पे ही अगर उसको थोड़ी सी भी डिजिटल लिटरेसी पता है, साइट का नाम पता है, तो व्यक्ति खुद ही उसको देख सकता है। तीसरा सर, हम डिजिटल से हम ये समझ सकते हैं कि डिजिटल लिटरेसी आने से न केवल वो व्यक्ति बल्कि उसके आसपास का माहौल भी अच्छा होता है सर। निश्चित। अच्छा ये बताएं, आप जैसे आपका जो राजस्व विभाग है, आप उसमें पटवारी का अभी सेवारत है, पटवारी पद पर, तो आप इसका कोई पोर्टल है या मतलब किस तरह से कोई कॉमन प्लेटफॉर्म है जहाँ व्यक्ति जाके अपने जो भू अभिलेख हैं वो सारे रिकॉर्ड्स अगर उसको जानना चाहता है, या जो योजनाएं चलाई जा रही हैं किसानों के लिए या और लोगों के लिए, वो सब उससे जान सकता है? ऐसा कोई पोर्टल है? जी सर, बहुत सारे पोर्टल है सर, जैसे कि सर MP भूलेख करके है एक साइट, जिसके अंदर व्यक्ति अपनी खसरा खतौनी, अपना नक्शा, इवन सर पूरे गांव का नक्शा देख सकता है। इसके अलावा सर, अगर PM किसान जो स्कीम है सरकार की, जिसमें 6,000 रुपये केंद्र सरकार द्वारा तथा राज्य सरकार द्वारा 4,000 रुपये दिए जाते हैं, उसके लिए एक अलग पोर्टल है। गिरदावरी के लिए भी पोर्टल बनाया हुआ है, एक सारा करके है, जिसमें व्यक्ति अपने सब कुछ देख सकता है कि उसने क्या बोया है, क्या चढ़ा हुआ है। सारा। जी सर। अभी आपने 2 शब्द बोले। जी। एक बोला आपने गिरदावरी। जी सर। गिरदावरी बोलते हैं, गिरदावरी बोलते हैं? गिरदावरी सर। गिरदावरी। जी सर। तो इसके बारे में कुछ बताइए हमको कि गिरदावरी क्या होता है? सर गिरदावरी अगर हम सरल शब्दों में समझे तो किसान ने जो खेत में बोया है, कितने रकबे में बोया है, उसमें फसल के अलावा और क्या क्या है उसके अंदर, यदि आम है वहाँ पर नलकूप है, तो उसको अपने खसरे में अद्यतन करना, जिससे कि शासन को भी सर निर्णय लेने में आसानी हो, नीतियाँ बनाने में आसानी हो और भविष्य की नीतियाँ आसानी से बने। तो गिरदावरी को कोई जैसे एक कठिन शब्द लग रहा है हमको, अगर हम उसको अंग्रेजी में उसको अगर ट्रांसलेट करना चाहें तो हम किस शब्द से उसको समझें? सर सीधे तो सर किसी शब्द को नहीं बोल सकते डायरेक्ट हम। अच्छा, लेकिन सर ये कह सकते हैं कि हम मौके का मुआयना करने गए, वहाँ पर हमने जो पाया वो हमने खसरे के अंदर इंक्लूड कर दिया उसको, वो गिरदावरी कहलाती है। एक तरह की एंट्री है सर। इसमें हम सारा ऐप का आजकल यूज करने लग गए, जिसमें जियो टैगिंग का यूज होता है। इसमें क्या होता है सर, जो भी अक्षांश और देशांतर है उसकी एंट्री हो जाती है खेत पे जाके, और बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी वाला हो गया सर। पूरे चारों उसके कॉर्नर मिला के हम एंट्री कर लेते हैं। ठीक, आपने बहुत अच्छा बताया। आपने एक शब्द और बोला था गिरदावरी के बाद, एक शारा। जी सर। शारा मतलब अगर हम कहें शावड़ा शावरावड़ा है ना, शारा।
सर SAAR है। SAAR। जी सर। ये सारा जो है ये क्या है, मतलब इसके बारे में, जैसे अभी आपने गिरदावरी के बारे में जी बताया, सर। इसी सारा क्या है? सर सारा के अंदर हम सिर्फ दो तरह से समझ सकते हैं। एक तो सारा ऐप है जो पटवारियों को दिया गया है सरकार के द्वारा। जब भी वो गिरदावरी करेगा तो उसको सारा अपडेट करेगा। इसके अलावा सर अभी जो भूमि स्वामित्व योजना आई है उसकी भी भविष्य में एंट्री सारा ऐप के माध्यम से होनी है। एक सर लघु सिंचाई करके भी होती है कि माइक्रो इरिगेशन के व्यक्ति ने अपने खेत में कौन कौन से सिंचाई के उपकरण लगा रखे हैं, उसकी एंट्री। और इसके अलावा भी सर भविष्य में आने वाले समय में खसरा वगैरह सब सारा ऐप के अंदर आ रहा है। और सर सारा एक पोर्टल भी है। ओके। और उसी पोर्टल से सर PM किसान की एंट्री होती है खास। अच्छा। वो MT सारा बोलते हैं सर, इसको सारा बोल देते हैं हम लोग। ठीक, बहुत अच्छा आपने बताया है। अच्छा ये बताइए, जो जरीब मीट्रिक कन्वर्जन होता है, जी सर, इसको एक उदाहरण से समझाओ कि ये जरीब मीट्रिक कन्वर्जन क्या होता है। एक सेट टेबुलेशन बना हुआ मिलता है, जी सर, है ना, तो उसमें लिखा रहता है एक जरीब 1 2 3 4 ऐसे 0.5 ऐसे करके है ना एक टेबुलेशन। वो मुझे समझ में नहीं आया कुछ, उसको थोड़ा बताइए क्या है। सर एक जरीब 20 मीटर की होती है या 67.5 फीट। इसके अंदर सर 100 कड़ियाँ होती है। हर 10 कड़ी पे एक फूल लगा रहता है सर। अच्छा। और सर उसके हिसाब से हम लोग, आप हर 10 कड़ी समझ लीजिए इसको, तो सर 2 मीटर पे एक फूल लगा रहता है। हर 10 कड़ी पे 2 मीटर पे एक एक फूल लगा रहता है। अब सर इसको हम मीटर में कर लें या फिर फीट में कन्वर्ट कर लें, नापते हैं उसको। और सर जब नापते हैं तो हम फूल का ध्यान रखते हैं कि कहाँ से हमने स्टार्ट किया, कितने फूल हो गए। अगर 5 फूल हो गए तो 10 मीटर अपन ने देख लिया। इस तरह से सर इसको कैलकुलेशन। तो जो आप जरीब लगाते हैं उसमें कितने लोगों की जरूरत पड़ती है? सर 2-3 लोगों से भी काम चल, 2 लोगों से हो जाता है सर। जैसे कि सर अगर रकबा ज़्यादा है तो एक सूजा करके भी होता है सर। सूजा? जी सर। अच्छा, क्या होता है सूजा? ये है सर कि हमको ध्यान रहता है कि हमने एक जरीब कंप्लीट कर ली है तो वहाँ पर सूजा ठोक देते हैं, कील समझ लीजिए। ओके, राइट। वो लगा दिया, वो लगा दिया ताकि वहाँ से फिर वापस कैलकुलेशन स्टार्ट करें हमने। इसमें भी वेस्ट टू ईस्ट मापते हैं? नहीं सर, इसमें ऐसा कुछ भी ऐसा कुछ नहीं, भी नहीं, कहीं से भी सर। इसमें सर बस लेंथ और ब्रेड्थ का ध्यान रखते हैं। ओके, ठीक, बहुत अच्छा। अच्छा ये बताइए, आप जैसे एक शब्द आता है इसमें आपकी पटवारी उसमें कि गोशवारा। हाँ सर, जी सर। क्या यही पढ़ते हैं गोशवारा? हाँ सर। तो ये क्या होता है गोशवारा? सर गोशवारा जहाँ तक सर मैं जानता हूँ, ये किसी भी गांव के बारे में एक समग्र जानकारी देता है सर। इसमें फसल बोई गई, फसल खरीफ में क्या बोई थी, रबी में क्या बोई थी, क्या सिंचाई के उपकरण थे। अच्छा, मतलब सर बहुत ज़्यादा और भी सर डिटेल में अगर अपन पूरा डिटेलिंग रहता है, पूरी डिटेलिंग रहती है सर। जैसे ये कई प्रकार का होता है, बता सकते हैं कितने प्रकार का गोशवारा होता है? सर बनाते तो हैं सर B2 वगैरह, B2 B3। हाँ ना सर, ध्यान है सर, इतने ध्यान। B2 B3 ऐसा भी बनाते हैं ना, कि वाणिज्यिक फसल गोशवारा, रबी फसल गोशवारा, खरीफ फसल गोशवारा, ऐसे बनाते हैं। अच्छा ये बताइए, आप आपने एक चीज इसमें पढ़ी होगी, बाकी दरान सूची। बाकी दरान? हाँ, दारान, बाकी दारान सूची, ऐसी सूची कोई होती है इसमें? ठीक, कोई बात। अच्छा आप बताइए, इसमें एक शब्द आता है आपकी, सामान्य सा शब्द है, जैसे हम कहते हैं कुल बोया गया क्षेत्र या शुद्ध बोया गया क्षेत्र, इसको एक उदाहरण से समझाएं। सर शुद्ध बोया गया क्षेत्र जैसे कि एक व्यक्ति 1 साल में उस जमीन से 2 बार फसल लेता है, उसके पास 1 हेक्टेयर जमीन है, तो शुद्ध बोया गया क्षेत्र सर 1 हेक्टेयर जमीन ही है। मगर कुल बोया गया क्षेत्र 2 हेक्टेयर है, क्योंकि सर उसने एक बार से जमीन में 2 बार फसल ली है। मतलब वो जितनी ज्यादा बार बोएगा तो कुल बोया गया क्षेत्र इक्वल टू शुद्ध बोया गया क्षेत्र मल्टीप्लाइड बाई जितनी बार। जी सर। ठीक, अगर कोई कृषक 1 से अधिक बार बोता है जी, अपने खेत में बुआई करता है, तो उसकी जो फसल गहनता है, जी सर, है ना, आप पढ़ा, जी सर, जैसे शस्य गहनता भी कहते हैं उसको, क्रॉप इंटेंसिटी, वो कैसे निकालते हैं?
सर जैसे कि हमने यहाँ पर 2 बार निकाला है, तो वो सर 2 बार ही उसके अंदर शुद्ध बोया गया क्षेत्र डिवाइड में आ जाएगा ओके। और ऊपर आ जाएगा न्यूमरेटर में कुल बोया गया क्षेत्र, तो अच्छा। इससे शस्य गहनता निकल जाएगी। अच्छा, आपके जो खसरे होते हैं, बहुत सारे खसरे होते हैं ना इसमें, एक खसरा होता है तितम्मा मिलान खसरा, क्या होता है ये? तितम्मा मिलान सर शायद सर श्योर नहीं हूँ मैं इस चीज़ की, पशु से संगणना से संबंधित होता है। एक मिलान खसरा भी होता है, मिलान खसरा, उसमें क्या रहता है? माफी चाहता हूँ सर। एक RBC 64 पंचनामा होता है आपके इसमें, ये बड़ा पॉपुलर वर्ड है, मैंने आज पढ़ रहा था उसमें, तो इसके बारे में सर RBC का फुल फॉर्म है रेवेन्यू बुक सर्कुलर। सर ये 64 है, ये उन लोगों के लिए है जिनको कुछ हानि हो गई हो, जैसे कि पशुओं की देहांत हो गया हो, घर में आग लग गई हो किसान के घर पे, फसल का नुकसान हो गया हो। सर अभी जो फसल का क्षति दी गई है वो भी RBC, ओलावृष्टि में, उसके पहले सर जो सोयाबीन की जो फसल हानि हुई थी जानवरों के द्वारा, छोटे छोटे कीट जो लग गए थे उसके द्वारा, तो उसका भी मुआवजा RBC 64 के थ्रू ही दिया गया था। मतलब एक प्रकार से क्षति पत्रक है। क्षति पत्रक है सर। जी सर। ठीक, वेरी गुड। अब चलिए थोड़ा विषय हम चेंज कर देते हैं। जी सर। आप अभी जैसे देख रहे हैं कि हमारे देश में एक बड़ी समस्या चल रही है, उसके बारे में थोड़ा बताएंगे कुछ, क्या समस्या चल रही है हमारे देश में जिससे आम जनजीवन बहुत अधिक प्रभावित हो रहा है? सर वर्तमान में सर कोविड महामारी, ओमिक्रॉन जी सर, जो वायरस आया है, जी सर, उससे जो आम जनजीवन है वो काफ़ी प्रभावित है। ठीक बात है, आपने अच्छा बताया है। अच्छा ये बताइए, ये जो ओमिक्रॉन वेरिएंट आया है जी, और इसके पहले जो डेल्टा वेरिएंट था जी, तो इन दोनों के कैरेक्टर में क्या अंतर है? सर डेल्टा वेरिएंट जो था वो ज़्यादा हार्मफुल था, हाँ, लेकिन संक्रामक ज़्यादा ओमिक्रॉन वेरिएंट है। वेरी बहुत अच्छा होता है। फिर कुछ आप ऐसे अंतर बता सकते हैं उसके सिम्टम्स के लेवल पे, जैसे हम कैसे पहचानेंगे कि ये डेल्टा वेरिएंट का पेशेंट है और ये जो है ओमिक्रॉन वेरिएंट का पेशेंट है, ऐसा कुछ? सर क्षमा चाहता हूँ सर। और उसके बारे में? जी सर। कोई बात नहीं। अच्छा, अभी आप सुन रहे होंगे कि एक शब्द बहुत ज़्यादा उपयोग में आ रहा है जिसे हम कहते हैं पहचान की राजनीति। सुना है आपने ऐसा कोई शब्द? पॉलिटिक्स ऑफ आइडेंटिटी। बहुत सारी कम्युनिटीज़ हैं जो हमारे देश में अपनी पहचान बनाने के लिए एक तरह की पॉलिटिक्स कर रही है ना? चाहे मराठा आरक्षण की बात हो या गुजरात में पटेल आरक्षण की बात हो, ऐसे तमाम आपने देखा है अभी ये पॉलिटिकल जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इमर्ज हो रहे है ना? और चाहे वो जातियों से संबंधित हों, चाहे वो कम्युनिटी बेस्ड हों, तो ये पहचान की जो राजनीति अभी शुरू हुई है हमारे इंडिया में, पिछले आप 1 दशक से इसको ज़्यादा मान सकते हैं, तो इसके बारे में आपको कुछ नहीं पता है? हाँ सर, पता नहीं है सर, लेकिन सोच सकते हैं इसके बारे में। ओके, ये आप ये बताइए, जो पहचान की राजनीति सही है या इसको अपन गलत कह सकते हैं या सही कह सकते हैं? अगर हम इसे सही ठहराएंगे तो क्यों ठहराएंगे? सर पहचान की राजनीति सर ये पॉसिबल है कि उन लोगों को पहचान नहीं मिल पा रही है, तो वहाँ से ही बंदा निकल के आ रहा हो और उन लोगों को साथ में लेके उनके जो भी इश्यूज हैं, मुद्दे हैं, उनको उठा रहा हो, तो उस हद तक वो सही है। लेकिन सर अगर वहाँ पर वो देशव्यापी मुद्दे से भटक जाते हैं या फिर राष्ट्रहित या लोकहित से भटक जाते हैं, तो सर वहाँ पर उसको गलत ठहराया जाना उचित होगा। ठीक। अच्छा ये बताइए, जो उदारीकरण हुआ है हमारे देश में या पूरी दुनिया में, तो उसका एक रिप्रक्शंस आ रहा है। रिप्रक्शन बोले तो एक दुष्प्रभाव एक समाज पर आ रहा है। मतलब एक तरफ सरकार क्या कर रही है कि जो उद्योगपति हैं, पूंजीपति हैं, उनको बहुत सारी रियायतें दे रही है, करों में छूट दे रही है, और जो उनको लोन दिया जाता है उसमें सब्सिडी दे रही है, पावर में सब्सिडी दे रही है, एक्सपोर्ट जो अगर ओरिएंटेड कोई यूनिट है तो उसको भी कई सब तरह से सहायता दे रही है।
और वो कंपनियां जो है डिजिटलाइजेशन का भी बहुत फ़ायदा उठा रही हैं। तो इसका एक दुष्प्रभाव ये है कि ये जो उदारवाद शुरू हुआ है तो इसका फ़ायदा एक पर्टिकुलर क्लास में, वो भी बहुत सूक्ष्म वर्ग है, लेकिन उसका एक जो नेगेटिव इम्पैक्ट आया है बाकी सोसाइटी पर, उसे सामाजिक अनुदारवाद कहते हैं। ऐसा आपने पढ़ा है कुछ? सर पढ़ा नहीं है। पढ़ा नहीं है, ठीक है। सीरो सर्वे के बारे में जानते हैं? जी हाँ। सर सीरो सर्वे के अंदर हम ये देखते हैं, जैसे कि इंदौर की बात करें, इंदौर में सीरो सर्वे हुआ था, उसमें हम ये देखते हैं कि कोई भी वेरिएंट कितने लोगों को फैल चुका है या फिर उसका संक्रमण कितने लोगों तक फैल चुका है, जिससे हमको ये समझ में आ जाता है कि इम्यूनिटी कितने लोगों की बूस्ट हो गई है। चाहे क्योंकि बहुत सारे लोग चेक नहीं करवाते हैं लेकिन उनको कोविड हो चुका होता है, तो हमको एक समग्र रूप में ये पता चल जाता है कि कितने लोग उससे प्रभावित हो जाते हैं, ताकि हम भविष्य की नीतियां तय कर पाए कि वाकई में कोविड का हमारे यहाँ पीक आया है अभी, कि स्लो डाउन हुआ है, कि हम अभी इनिशियल स्टेज में। राइट। अच्छा, अभी आप बता सकते हैं कि हमारे देश में इसरो में अभी चेंज हुआ है, उसके अध्यक्ष बदले हैं, तो अब उनका जो विज़न है कुछ अलग है। इसरो को और ज़्यादा कुछ करने के लिए या स्पेस टेक्नोलॉजी में हम और कुछ अच्छा करना चाहते हैं, है ना? तो उसमें क्या हमारा विज़न है आगे इन जो इसरो के नीचे बने उनके साथ? सर माफ़ी चाहता हूँ, उनका विज़न तो मुझे नहीं पता है। हाँ। लेकिन सर इसरो अब जो करने वाला है सर, उसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालना चाहूँगा। सर 2023 में गगनयान लॉन्चिंग की चल रही है। इसके अलावा सर हमारा आदित्य मिशन अभी पेंडिंग चल रहा है। फिर फर्दर हम सर जो हमारी अंतरिक्ष कोऑपरेशन है, जो इसरो की कमर्शियल विंग है, उसका दायरा बहुत बढ़ाने की सोच रहे हैं सर। हम ज़्यादा से ज़्यादा सस्ती टेक्नोलॉजी लाने की सोच रहे हैं। राइट। उसको हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि हम अपना जैसे स्पेस एक्स है, जी स्पेस एक्स के बारे में जी सर बताएं आप। सर स्पेस एक्स टेस्ला कंपनी के सीईओ एलन मस्क के द्वारा, सर हम ये कह सकते हैं कि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है जो खुद ही अपने रॉकेट लॉन्च करती है। अभी सर उन्होंने शेयर भी करवाई है लोगों को। हाँ बिल्कुल, तो ऐसा ही हमारे भारत में इसरो करना चाहते हैं। जी बिल्कुल सर, है ना? तो उसके लिए जो हमारी वाणिज्यिक कॉमर्शियल आर्म है इसरो की, उसके बारे में बताएं, कौन कौन सी आर्म? वाणिज्यिक तो सर मेरे को एक ही ध्यान आती है, हाँ। कमर्शियल विंग अंतरिक्ष कॉर्पोरेशन है। हाँ। जिसको 2008 में मिनी रत्न कंपनी का स्टेटस दिया गया था। और ये सर न केवल नेशनल लेवल पर बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर ही अलग अलग कंट्री। एंट्रिक्स के बारे में जानते हैं? एंट्रिक्स और NISL, है ना? ये दो हमारे इसरो की वाणिज्यिक शाखाएं, है ना? और ये अपने इसको कॉमर्शलाइज कर रहे हैं अपनी स्पेस टेक्नोलॉजी को। अच्छा है। अच्छा, ये बताओ प्रौद्योगिकी हस्तांतरण क्या होता है? प्रौद्योगिकी हस्तांतरण सर सरल शब्दों में समझे हम तो कोई भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करना किसी भी कंट्री द्वारा। सर अगर मोटे तौर पे अपन देखें तो एक कंट्री द्वारा दूसरी कंट्री को, एग्जाम्पल के थ्रू समझाना चाहूँगा सर। रशिया ने भारत को सर क्रायोजेनिक इंजन की टेक्नोलॉजी हस्तांतरण की थी। चूँकि उस समय सर बहुत सारी कंट्रीज से इंडिया को टेक्नोलॉजी का बैन था, तो उन्होंने सीधे क्रायोजेनिक इंजन न देके टेक्नोलॉजी दी थी सर। फिर हमने रिवर्स इंजीनियरिंग से खुद के क्रायोजेनिक इंजन बनाए थे। ठीक बताया आपने, है ना? अच्छा, ये बताइए आपका जो वर्तमान ये पोस्टल एड्रेस है, आपने लिखा है भंवरकुआ चौराहे की समीप, जी सर। तो भंवरकुआ का अभी नाम बदला गया है, रीनेम किया गया है। बता सकते हैं उसका सटीक जो नाम है वैसे ही बताना है सर? टंटिया बिल चौराहा सर। नहीं, जो सटीक है जो लिखा है वहाँ पे वही बताना है। इसको आप जान लीजिए, है ना? अच्छा, ये बताइए आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग से पढ़ाई करी है। भारत के मैकेनिकल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में कुछ मेगा प्रोजेक्ट्स के नाम बताइए। मेगा प्रोजेक्ट्स जो जिससे हमें एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति मिली।
आप मेरे क्वेश्चन को समझ पाए? बिल्कुल समझ गया सर। सर एक टाटा नैनो का सर समझ सकते हैं, उदाहरण के सबसे सस्ती कार बनाई है और रतन जी टाटा ने। और सर एक टीवीएस ने भी अपने क्षेत्र में एवरेज के अंदर एक्सीलेंस किया है। ओके। और मैं ये इंजीनियरिंग का पूछ रहा हूँ, जैसे ये तो आप उसका बता रहे हैं क्या बोलते हैं ऑटो क्षेत्र में बता रहे हैं, ऑटोमोबाइल में, इससे हटके जैसे डैम्स हैं या बड़े अपने प्रोजेक्ट्स हैं कुछ उसमें। सर वो एम विश्वेश्वरैया जिनको हम पढ़ते हैं हाँ। जनरली, उन्होंने डिज़ाइनिंग वगैरह के अंदर, डैम डिज़ाइनिंग के अंदर ओके। बहुत ज़्यादा। अभी रिसेंट कोई ऐसा नहीं है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में कोई ऐसा मेगा प्रोजेक्ट्स? क्षमा चाहता चलो हूं। आपको कोई बात नहीं। अच्छा ये बताओ, यांत्रिक ऊर्जा को हम किस किस तरह से उपयोग कर सकते हैं, या हम अपने आसपास मैकेनिकल जो एनर्जी होती है जी सर। उसको हम किन किन फॉर्म्स में देखते हैं और कैसे उपयोग करते हैं? मैकेनिकल इंजीनियरिंग को सर हम अलग अलग फॉर्म में कन्वर्ट करके यूज़ कर सकते हैं। मैकेनिकल एनर्जी बताना हाँ है, जी। यांत्रिक ऊर्जा जी की सर। कुछ एग्जाम्पल्स बताओ। जी सर, जैसे कि सर हम बाइक के अंदर ही ले लेते हैं, चूँकि सर बाइक चलती है तो यांत्रिकी काम होता है और सर वो फिर इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट हो जाती है सर, उसके द्वारा सर हम लाइट वगैरह का यूज़ कर सकते हैं। और सर कुछ भी सर, अगर ग्रेविटेशनल वाला जो फोर्स हम समझते हैं कि अगर मैं ऊपर से पानी भी नीचे डाल रहा हूँ तो मैकेनिकल का यूज़ करके उसका यूज़ कर सकते हैं। और माफ़ी चाहता हूँ। चलिए कोई बात नहीं है ना, आपने काफ़ी अच्छा बताया है। आपका हॉबी पूछ लेते हैं आपसे ना, कि आपने 3 हॉबी लिखी हुई है ना? सर 2 हो गई सर। 2 हॉबी है, क्रिकेट देखना खेलना और कविता लेखन। जी सर। ओके, ठीक है। अच्छा ये बताइए, हॉबी होता है और एक रुचि होता है, इंटरेस्ट और हॉबी में क्या अंतर है? सर रुचि मतलब अगर मुझे सर 3 या 4 टास्क दिए जाएं तो जिससे मैं 4 में से करना पसंद करूँगा वो मेरा इंटरेस्ट है। राइट। हॉबी सर वो है कि यदि मुझे कुछ अवसाद है, तनाव है, तो मैं सर क्या पसंद करता हूँ उस समय में। राइट। यानी आप किसी भी काम को जब पैशनेट होकर करते जी हैं सर। तो वो हॉबी बन जाता है। जी सर। ठीक है। आप क्रिकेट देखते हैं तो क्रिकेट आप वर्चुअल देखते हैं या आप कहीं पे जाके उसको रियली देखते हैं, किस तरह से देखते हैं? सर हर तरह से, जहाँ पर जो सा मौका मिल जाता है वैसा देखता हूँ। अच्छा ऐसा। जी सर। क्या फ़ायदा है एक डायरेक्ट देखने से और एक इनडायरेक्ट देखने से? सर फायदे भी और सर दोनों उसके पहलू हैं। जैसे कि सर बांग्लादेश और इंडिया का क्रिकेट देखने गया था मैं स्टेडियम में, तो सर इतना अच्छा नहीं लगता है सर। अच्छा। यहाँ पर क्रिकेट कमेंटेटरी चलती है, वहाँ पर सर एक एक गेंद को बस ये रहता है कि हाँ बस ऐसा हो रहा है, बैठे हुए, लेकिन इतना मैग्निफिकेशन भी नहीं आता सर। यहाँ पर हम गेंद को भी ढंग से देखते हैं कि उसने कहाँ पिच कराई है, उसमें क्या गलती रही। अच्छा ये बताओ गौरव जी, पॉपिंग क्रीज जो होती है जी वो सर। क्या होती है? सर जिस क्रीज के अंदर क्रिकेटर को खड़ा रहना पड़ता है, ओके। उससे अगर वो बाहर निकलता है तो स्टंपिंग के चांसेस हो जाते हैं और वो आउट हो सकता है। तो इसे पॉपिंग क्यों कहते हैं? माफी चाहता हूँ सर। ये नहीं पता। क्रीज कितने प्रकार की होती है? प्रकार सर, माफी चाहता ये हूँ। नहीं पता है। कोई बात नहीं। मेजरमेंट अगर आप पढ़ेंगे क्रिकेट ग्राउंड उसका पिच का तो उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। अच्छा आपने लिखा कि आप कविता लेखन करते हैं। जी सर। आप मध्य प्रदेश के कोई 5 प्रसिद्ध कवियों के नाम बताएं। महाकवि तुलसीदास जी, भर्तृहरि जी, केशव जी, आचार्य केशव जी, नंद दुलारे वाजपेयी जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी सर। और तुलसीदास जी तो यूपी से। सॉरी सर, कालिदास जी सर। कालिदास जी। माफी चाहता हूँ। कालिदास जी का आपने मेघदूतम के बारे में कुछ पढ़ा है? हाँ जी सर, सुना भी है। जी सर। क्या है उसकी विषय वस्तु बताओ आप। विषय वस्तु सर प्रेमी और प्रेमिका के बीच में मैसेजिंग है। ओके। और सर जो कल्पना उसको, ये जो प्रेमी और प्रेमिका है उसको उसमें किस कैरेक्टर के नाम से बुलाया जाता है मेघदूतम?
नाम सर यक्ष यक्षिणी ऐसा कुछ कहते हैं कि नहीं, या कुछ और नाम? यक्ष यक्षिणी सर हो सकता है जी। ऐसा हो सकता है। ठीक है। अच्छा ये बताइए, कविता आप किस समय लिखते हैं? सर जब भी समय मिलता है और उस तरह का माइंडसेट बनता है ओके। कि मेरे पास एक डाटा इकट्ठा हो गया है कि इस टॉपिक के ऊपर अपन कहीं ना कहीं चिंतन कर रहे होते हैं, विचार कहीं पे बन जाते हैं आपके, तब उस पर लिखते हैं। जी सर। ठीक है गौरव जी, आपने काफ़ी अच्छा बताया। थैंक यू।